मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेस कोर्स में घर से मिले शादीशुदा महिला और युवक के शव, सुसाइड की आशंका। भटवाड़ी गांव में भी जोशीमठ जैसे हालात, मकानों में लगातार बढ़ रही दरारें। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा उत्तराखंड का छोलिया नृत्य, उत्तराखंड से 18 कलाकार परेड में ले रहे हैं भाग। भाजपा द्वारा सभी मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, वहीं नवनियुक्त के बाद प्रदेश भर में स्वागत कार्यक्रमों का दौर भी देखा गया। बागेश्वर भाजपा में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अलग तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहां मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के ठीक बाद जिला बागेश्वर के 2 जिला पंचायत सदस्यों सहित 31 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं ये घटनाक्रम सामने आने से बागेश्वर भाजपा में घमासान मच गया, जहाँ चर्चाओं का बाजार गर्म होने के साथ ही मान मनोबल के दौर की बात भी सामने आने लगी है। गरुड़ मंडल से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुनील दोसाद इस्तीफा देने वालों में शामिल हैं। वहीं सुनील दोसाद ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी उनके साथ अन्याय हुआ है। हमारे 31 लोग हैं करई मंडल से होके, और मैं गरुड़ मंडल से स्वयं मैं सुनील दोसाद, मैंने भी अपने पद उससे इस्तीफा दिया है। और क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, तो मंडल अध्यक्ष में मेरा नाम भी पैनल में था। और कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने जिनको अभी अध्यक्ष बनाया गया है, उनको तीसरी बार पार्टी ने इस बार फिर जिम्मा सौंपा है, क्योंकि और भी कार्यकर्ता है पार्टी में, उनको भी पदभार देना चाहिए, उनके लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो पहले अध्यक्ष बने उनको प्रदेश में भेजना चाहिए, कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन करना चाहिए, ना कि डिमोशन करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को इससे बहुत आघात होता है। जो धरातल में तो व्यक्ति पार्टी के लिए दरी बिछाने का काम, चटाई बिछाने का काम, झंडा पोंखने का काम और संगठन का दिन रात अथक मेहनत और प्रयास करने का काम करता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की अनदेखी हो रही है, यही मेरा मानना है। मुझे भी पार्टी संगठन में अभी बुला रखा है, देखो अभी आगे क्या वार्ता होती है। अभी फिलहाल के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आगे जो भी कार्रवाई होगी उस पर आपको दिशा निर्देशित किया जाएगा। सर, इससे पूर्व भी 2019 में जब पंचायत चुनाव हुए थे, उस समय भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा एक पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ा गया था, जिसकी आपका टिकट कटने के बाद सामने आई थी। इसके बाद आपके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ाया गया अपने वाइफ को, और जिला पंचायत सदस्य के रूप में आपकी विजय भी हुई थी। लेकिन उसके बाद पार्टी द्वारा आपको अनुशासनहीनता के आरोप है, पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद भी जो आपकी घर वापसी भी हो गई, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपके चैनल का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि 2019 में मैंने भी पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी की थी, क्योंकि पार्टी से टिकट नहीं दिया गया। मेरी मिसेज भावना दोसाद ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा, और लोगों के आशीर्वाद से हमें जीत भी हासिल हुई, और लोगों का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद हमने पार्टी को जिला पंचायत। खानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा मसूरी में दिए गए खानपुर विधानसभा पर विवादित बयान के बाद खानपुर क्षेत्र वासियों ने प्रेस वार्ता कर पलटवार किया है। इस दौरान पूर्व विधायक को क्षेत्र वासियों ने खरी खोटी सुनाई। दरअसल खानपुर विधानसभा से 4 बार के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा खानपुर को मामूली सा टुकड़ा और खानपुर का वजूद किया है, ये कहे जाने के बाद पूर्व विधायक के बयान ने तूल पकड़ लिया है। मेरा कहना तो यही है कि खानपुर विधानसभा का जो छोटा टुकड़ा है, इसी से इसकी पहचान थी और इसी से जाना जाता था, और आज इसी विधानसभा को ये छोटा सा टुकड़ा बता रहा, कभी उल्टी सीधी गाली देता है। आए दिन रही बात 11 नंबर के जुत्ते वाली दोस्त, हर दूसरे तीसरे दिन फेसबुक पे अलग अलग परपंच अपने दिखाता रहता है, तो ये कोई तरीका नहीं है बोलने का। हाँ ठीक है, जनता अगर दिखाना चाहे सर तो दिखा सकते हैं। जो 11 नंबर के जूते वाली बात करी, जब इसको 5-7 नंबर के जूते पड़ेंगे ना तो भूल जाएगा कैसा हो 11 नंबर का जूता। और ये जनता है, पहले भी इसे इसकी औकात दिखाई और आगे भी दिखाने के लिए तैयार है बिल्कुल, तो भूल जाएंगे कि ये कौन राजा है, कहाँ का है। ठीक है, इसे इतना सम्मान दिया, पर इसे वो सम्मान रास नहीं आया। और मेरा तो बस यही कहना है कि या तो सुधर जा, नहीं तो सुधरने के तरीके और बहुत हैं। कहना है कि खानपुर की जो जनता है, मैं सर्वप्रथम तो खानपुर की पूरी जनता को नमन करता हूं कि इन्होंने बड़े अच्छे दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव जिताया। चैंपियन को भी लगभग जो है 4 बार चुनाव जिताया विधानसभा का, और 3 बार उनकी पत्नी को जिताया। ये बहुत ही घोर निंदनीय बयान है खानपुर के लिए चैंपियन का, कि भाई मतलब जो है खानपुर का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा टुकड़ा है। वो सहारनपुर के बड़े टुकड़े में जाने की बात करते हैं, तो किसी ग्राम सभा से भी मुझे लगता है कि वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सांसद का तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ से तो चौधरी नारायण सिंह
और बड़े बड़े दिग्गज नेता निकल कर गए। इस खानपुर की जनता ने ही उन्हें चुनाव जिताया, जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ऐसे लोगों को चुनाव जिताया। तो आज बात करें उनकी बदजुबानी की कि 11 नंबर का जूता, 10 नंबर का जूता, ये भी खोड़नी नहीं है, क्योंकि उनके संस्कारों की इज्जत पता चलती है। जनपद चंपावत में परिवहन निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके मंडल स्तरीय साथियों ने कार्य बहिष्कार कर उत्तरांचल परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप गेट पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। कर्मियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उनका कहना है कि सरकार जो निगम में निजीकरण की नीति ला रही है उसका वो विरोध करते हैं। रोडवेज में प्राइवेट बसों की जगह सरकारी बसों को लाया जाए, साथ ही रोडवेज में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को पूर्णकालीन किया जाए और बराबर का वेतन और सम्मान दिया जाए। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पिछले 15-20 वर्षों से संविदा विशेष श्रेणी के नाम पे जो यहाँ भर्ती की हुई है, उन लोगों का नियमितीकरण आज तक नहीं हो पाया और न कोई अभी तक परिवहन में कोई ऐसी नीति बनाई गई कि कितने वर्ष करने के बाद उन कर्मचारियों को कब नियमित किया जाएगा। उसके साथ साथ काफी लंबे समय से यहाँ एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है कि बस अड्डों का, कार्यशालाओं का सौंदर्यीकरण करने के नाम पर उनको कहीं न कहीं लीज पे देने का काम सरकार का और शासन का चल रहा है। इसी में तमाम अनुबंधित गाड़ियों को लगातार उनकी संख्या बढ़ाना, विभाग के अंदर अपना निगम की बसों को उनमें स्पेयर पार्ट तक न देना। गाड़ियां जगह जगह डिपो में 30-30, 40-40 गाड़ियां हर डिपो में स्पेयर पार्ट के अभाव में खड़ी हुई है। तो अपनी गाड़ियों को न चलवाना, अपना बस बेड़ा न बढ़ाना। तो 7 बजे से खड़े हैं यहाँ, एक बस भी नहीं आई, 2 बस आई, बेचारों ने रोटी भी नहीं थी, छोटा बच्चा भी है साथ में। सुबह से बहुत ठंडा भी हो रहा है, बहुत दिक्कतों का सामना हमको पिथौरागढ़ जाना है। हाँ, हम ही हुए हैं, सुबह से बैठे हैं, उनके प्यार से बच्चा भी भूखा है। 13 सूत्री मांग पत्र दिया गया है सरकार को, शासन को और परिवहन निगम के प्रबंधन को, और उसमें एक आंदोलन का कार्यक्रम दिया गया है। उसमें पहले चरण में आज यहाँ धरना प्रदर्शन है और 24 तारीख को कुमाऊं में, हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन है और 27 तारीख को देहरादून में धरना प्रदर्शन है, ISBT देहरादून में। और उसके बाद 31 तारीख की मध्यरात्रि से सारे परिवहन निगम के कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे और गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसकी वजह यह है कि सरकार परिवहन निगम का निजीकरण करने पर तुली हुई है, जमीन बेचने पर तुली हुई है। जो राष्ट्रीयकृत राजमार्ग है जिन पे केवल बसें चलाने का अधिकार परिवहन निगम है, उन्हें जो है प्राइवेट ऑपरेटरों को बेचा जा रहा है। और जो कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं किया गया है, बार बार समझौता करने के बाद लागू नहीं करते हैं। और जो हमारे यहाँ करीब 3000 से ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, उन्हें नियमितीकरण कराने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। बागेश्वर में उत्तरायणी कौथिक का आयोजन जोरों शोरों से हो रहा था। वहीं कौथिक को भव्य बनाने के उद्देश्य से इस बार हेली सेवा का इंतजाम किया गया था, जहां सामान्य परिवार से आने वाले जनमानस भी न्यूनतम किराए में हवा की सैर कर सके। जहां आमजन में खासा उत्साह भी हेलीकॉप्टर में भ्रमण को लेकर देखा जा रहा था, लेकिन अचानक ही हेली सेवा बंद होने से जनता में मायूसी देखी जा रही है। वहीं चर्चाएं भी चल रही थी कि पुलिस द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से हेली सेवा बंद करनी पड़ी, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि हेली सेवा के लिए केवल 7 दिन की अनुमति ही उनके पास थी। यहाँ पर उत्तरायणी कौतिक 2023 में जो है पहली बार जो है मेलार्थियों हेतु जो है हेली सेवा का प्रबंध किया था, जिसमें कि हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के हैं और बागेश्वर नगर के हैं या बागेश्वर जिले के हैं, उन लोगों के लिए ये एक सपना ही होता था कि हम लोग कभी हेली में बैठेंगे। तो हमने इस बार यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर हायर किया था और उसमें जो है हमने मेलार्थियों को नगर भ्रमण का हमने कार्यक्रम रखा था। तरफ जोशीमठ आपदा को लेकर मंथन जारी है, वहीं आपदा को लेकर सरकार कितनी संजीदा होती है उसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। मामला उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा है, जहां स्वास्थ्य महानिदेशालय ने कोविड जांच से लेकर कोविड के लिए अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिसंबर 2021 में विभिन्न कंपनियों को आपूर्ति के लिए अनुबंधित किया था। आपको बता दें कि इस दौरान सेवाएं देने के लिए बकायदा बॉन्ड तक बनाया गया कि 1 महीने के भीतर समस्त बिलों का भुगतान हो जाएगा, लेकिन आज 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, कंपनियों का लाखों रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है। वर्तमान में भुगतान संबंधी
संबंधित फाइल शासन में ही चक्कर काट रही है। आपको बता दें कि इस बीच कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जब सरकार 2 वर्ष पूर्व कोविड के रूप में आई, आपदा का आज तक भुगतान नहीं कर पाई, तो जोशीमठ में आपदा संबंधी कामों के भुगतान की क्या हालत होगी। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया सकता है कि सरकार में बैठे अधिकारी आपदाओं के प्रति कितना संजीदा रहते हैं। आपको बता दें कि कोविड के आपदा संबंधी इन कार्यों का भुगतान आपदा मद से होना है, जिसकी फाइल आपदा सचिव के टेबल पर ही घूम रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर और कितने दिनों तक भुगतान की फाइल शासन में एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमती रहेगी। लेकिन हैरानी इस बात की है, एक तरफ तो तुम आपदा से निपटने के लिए जोशीमठ की बात कर रहे हो कि हम लोग उनको पुनर्वास करेंगे, पैकेज देंगे। मैं धामी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपदा के लिए कितनी सजीदा है ये सरकार है। 2021 का 75 करोड़ रुपए, दोबारा बता रहा हूँ, 2021 का 75 करोड़ रुपए का बकाया है उन कंपनियों का जिनको आपने काम दिया था कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। जब तुम वो 75 करोड़ रुपए 2023 तक नहीं दे पाए, तो तुम क्या दे दोगे जोशीमठ को? जोशीमठ के लिए तो तुमने बहुत बढ़िया हथियार तैयार कर रखा था। कितनी हैरत की बात है कि कोविड काल के दौरान दिसंबर 2021 में तमाम कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया, जिसमें कोविड के टेस्ट को लेकर अनुबंध था, व्यवस्थाओं को लेकर अनुबंध था, परंतु अभी तक उन कंपनियों का लाखों का भुगतान बकाया है। ऐसे में जोशीमठ आपदा को लेकर कहां से भुगतान होगा, कैसे मुआवजा राशि तय होगी और उसके अनुसार भुगतान होगा, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। जब 2021 दिसंबर के अनुबंध के मुताबिक अभी तक कोविड काल का भुगतान कंपनियों का नहीं कर पाई है सरकार, तो ऐसे में जोशीमठ की राहत कार्यों को कैसे अंजाम दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।